क्वेश्चन है, क्या शून्य यानी 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और p 0 के बराबर नहीं है? देखो पूछ रहा है डायरेक्ट कि क्या 0 यानी शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो देखो 0 क्या है, तुम लोग को बतलाए थे कि 0 पूर्ण संख्या है, ठीक है, और 0 से लेके 1 2 3 4 etc ये सारा पूर्ण संख्या है ना। और इसी में अगर 1 से शुरू करो तो ये प्राकृत संख्या है और ये पूर्णांक भी है ना। अगर इसमें ऋणात्मक को शामिल कर दो तो ये सब भी रहेगा ही और ऋणात्मक भी शामिल हो जाएगा तो वो हो गया पूर्णांक। लेकिन परिमेय में बताए थे तुम लोग को कि ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, है ना, p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक, और q 0 के बराबर नहीं हो। मतलब q 0 के बराबर नहीं हो, p हो सकता है, ये भी बतलाए थे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है तो पूछ रहा है कि क्या 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो तुम ये बताओ कि 0 के हम बट्टा में 1 देके इसको पूर्ण मतलब परिमेय संख्या बना सकते हैं। अब देखो इसका तर्क क्या है, समझो इसको। देखो q जो है, q किसी भी परिमेय संख्या में q 0 नहीं हो सकता है, तो q क्या हो सकता है? q 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, इसके आगे कुछ भी हो सकता है ना। और ऊपर में तो 0 है ही, मतलब 0 के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो अगर हम पहले 0 के बट्टा में 1 ले लेते हैं तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्या? तो हम 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना। तो 0 एक परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? 0 को p बाई क्यू के रूप में लिख दिया, हम लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। अगर ये रहता कि हम q 0 लेते यहाँ पर तब गलत हो जाता, ये परिमेय संख्या नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम q 0 नहीं ले सकते, 1 2 3 4 इस तरह से ले सकते हैं। तो q तो ले सकते हैं ना, है कि नहीं। और p तो 0 है ही, p रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक परिमेय संख्या हो गया क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में आ गया। और जहाँ q 0 नहीं है ना, q 0 नहीं ना है और दोनों पूर्णांक है, ये भी और ये भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या हो गया ना। तो अब कह सकते हैं ना कि हाँ 0 को 0 पहले लिखोगे ऐसे, हाँ 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 एक परिमेय संख्या है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन बन गया, हो गया, ठीक है। बस इतना ही, बस ये पूछ रहा था कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो बस बता दो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो अब देखो दूसरा बोल रहा है, हाँ ऐसे ही लिख देना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो 3 और 4 के बीच में कितना निकालना है? 6 परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखो हाँ देखो किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अगर तुमको परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से, यहाँ पर 3 और 4 दिए हुए हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है ये 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमको क्या करना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखो ये 3 और 4 ये पहले बताओ कि परिमेय है या नहीं। परिमेय है क्योंकि इसके हर में भी हम 1 दे सकते हैं, तो p बाई क्यू के रूप में हो जाएगा, इसका मतलब ये परिमेय है ना। तो जब ये परिमेय है तो इसके बीच में हम तुमको बोले थे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये तुमको ऑब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन हो रहा है कि 2 परिमेय, अगर मान लो पूछा जाए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है या होती है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, मतलब कितना भी हो सकती है। समझ में आया? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो हमको उसी अनंत परिमेय संख्या में से हमको इन दोनों के बीच में कोई भी 6 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उतना हम लिखेंगे। तो 6 परिमेय संख्या निकालना है ना हमको ये दोनों के बीच में, तो 6 परिमेय संख्या लिख दिए।
उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें हम एक जोड़ देंगे। देखो किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में निकालना हो हमको कितनी परिमेय संख्या, तो ऐसा ही करेंगे, जितना निकालना हो उतना को लिखेंगे और उसमें जोड़ देंगे। अगर 8 निकालना हो तो 8 में एक जोड़ देंगे, 10 परिमेय संख्या निकालना हो तो 10 में एक जोड़ देंगे, 20 निकालना हो 20 में एक जोड़ देंगे। जोड़ दिए, हाँ एक जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दिए। उसके बाद कितना आ गया? 7। अब इसी 7 से ये दोनों को ठीक है, ये दोनों के अंश को जो है ना, अंश और हर को गुना कर देंगे, ये दोनों के अंश और हर को। तो देखो ये पहले 3 है ना, तो हम 3 को तो 3/1 लिख सकते हैं, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, और देखो 4 को 4/1, तो इसका अंश हो गया 3 और हर हो गया 1, इसका भी अंश 4 हर हो गया 1, तो ये ऊपर में 7 से गुना और नीचे में भी 7 से गुना, ऊपर में इसका भी 7 से 1 मिनट 7 से गुना और नीचे में इसका भी 7 से गुना, यानी अंश और हर दोनों में 7 से गुना कर देना, या तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होता लेकिन ऐसे लिखो, ठीक है। अब देखो ऊपर में हो जाएगा 7 या 21 और नीचे में 7 इकाई 7, इधर 7 चौके 7 इकाई। अब देखो 21/7 इधर, 28/7 इधर, है ना। तो अब 21 के बाद 22/7 1 हो गया, 23/7 1 हो गया, फिर 24/7 हो गया, 25/7 हो गया, 26/7 हो गया, एक तो बीच में 27/7 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया, ये दोनों के बीच 6 परिमेय संख्या। अब तुम कहोगे कि ये दोनों के बीच कहाँ आया, तो हम इसी को ना ये और ये बना लिए थे, है कि नहीं, इसी दोनों को ना ये और ये बना लिए थे। तो हम जो लिखे देखो 21 के बाद 22 आता है, 22 के बाद 23, 21 और 28 के बीच में ना है 22 23 24 25 26 और 27, है ना। तो इसके और इसके बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 आया, 6 परिमेय संख्या, हमको 6 परिमेय संख्या निकालना था, बस हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया? अब देखो, हाँ अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, मिटाएं इसको, चलो अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, देखो एकदम सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक। देखो ध्यान से देखो, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना। इधर मुबारक, यहाँ ध्यान दो, जब पढ़ा रहे हो तो यहाँ ध्यान दो, ठीक है, आपस में बात नहीं। अब देखो 3/5 और 4/5 है, 3/5 और 4/5, ये दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो ठीक वही काम करेंगे, 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 यहाँ पर लिख दिए, +1 कर दिए, बराबर कितना हो जाएगा 6। अब इस 6 से हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों के अंश और हर को गुना करेंगे, तो 3/5 है ना, तो 3 × 6 ऊपर और 5 × 6 नीचे, है ना। फिर उसके बाद 4/5 है ना, तो 4 × 6 ऊपर और 5 × 6 नीचे। अब 3 छक्के 18 यहाँ पर, अब 5 छक्के 30, और यहाँ पर 4 छक्के 24, अब 5 छक्के 30। अब देखो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और ये 24/30। देखो आ गया, सॉरी, हाँ 23 होगा, 23 होगा, ठीक है। अब देखो हो गया, देखो ये 1 2 3 4 5 आ गया, पाँचों, तो 5 परिमेय संख्या निकल गया। देखो 18 और 24 है ना, 18 और 24 के बीच में ही है ना, ये सब हो गया, बस हो गया, ये तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया, काम खत्म, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन में 3 ठो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण हाँ ये कौन, देखो बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालने, 5 परिमेय संख्या, तो ये 5 हम वही से लिए, मतलब जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए उसमें हम सबसे पहले 1 जोड़ देंगे। तो 5 बोल रहा है तो 5 में 1 जोड़ दिए, अब जितना आएगा तो 6 आएगा ना, समझ गया। तो 6 से फिर दोनों के अंश और हर को गुना कर देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो
अब देखो यहाँ पर बोल रहा है चौथा में कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो ध्यान से समझोगे इसको, प्रत्येक पूर्ण संख्या बोल रहा है कि एक प्राकृत संख्या होती है। तुम लोग को पहले ही क्लास में बतलाए थे ये चीज़, हम सबसे पहला क्लास में देखो क्या बताए थे, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक जो है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृत संख्या का समूह क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह से ऐसे, और पूर्ण संख्या का 0 1 2 3 4 इस तरह से ऐसे, है ना। तो देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या है कि नहीं? क्या प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 है, और पूर्ण में भी 1 2 3 4 ये सब है, आगे जितना भी रहेगा सब है ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या है, सही है। ठीक है, इसीलिए ये पहला कथन हो जाएगा सत्य, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। ठीक है, दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो पूर्णांक का क्या बतलाए थे, ऐसे बतलाए थे 3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना, और इस तरह से इधर बढ़ता चला जाएगा। तो देखो ये पूर्णांक में जितना है ये सब तुमको पूर्ण में भी मिल जाएगा। पूर्णांक में देखो यहाँ से है ना 0 1 2 3 आगे आगे भी जाएगा। समूह है, ये पूर्ण का समूह है, ये प्राकृत का समूह है। ठीक है, तो ये पूर्णांक का समूह है, तो तुम देख रहे हो कि सारा पूर्णांक पूर्ण में नहीं है, सारा पूर्ण पूर्णांक में है लेकिन सारा पूर्णांक पूर्ण में नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या बताओ, तो प्रत्येक पूर्णांक, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक जो है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण होती है। क्या होती है? पूर्ण होती है। तो पूर्णांक में निगेटिव भी है लेकिन पूर्ण में निगेटिव नहीं है ना। इसका मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं होता है, नहीं ना होता है, देख रहे हो ना, नहीं होता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण हो ही नहीं सकता है कभी। प्रत्येक पूर्ण तो पूर्णांक हो सकता है लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये दूसरा कथन तुम्हारा असत्य है। अब तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो यहाँ पर 5/3 ये परिमेय है कि नहीं? P/Q के रूप में परिमेय है। तीसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये परिमेय है। बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन जब इसका दशमलव प्रसार जब इसको मान लो सॉल्व करेंगे तो इसका दशमलव में आएगा। क्या आएगा? दशमलव में। अब तुमको हम बतलाए थे यहाँ पर 3 दूना 6 यानी 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ आता रहेगा। तो जब भी पॉइंट में आ जाए जो भी कोई भी संख्या तो वो पूर्ण होगी। 3 1 3, हाँ सॉरी 1 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर। एक मिनट रुक जाओ, हम निकाल ही देते हैं। देखो 3 1 3 यहाँ पर 2, अब यहाँ पर पॉइंट देके 0 देंगे, 3 छक्के 18, है ना, यानी 1.6 और कुछ आता रहेगा, है ना, 1.6 और मेरे ख्याल से 6 आता ही रहेगा, 1.66 आता ही रहेगा। ठीक है, 1.66 आता ही रहेगा। तो अब बताओ कि जब 1.6 ये आता ही रहेगा तो 1.6 पूर्ण है? नहीं, ना ये 1 पूरा है और ना ये 2 पूरा है ना। जब पूर्ण अंक होता तब ना इसको पूर्ण संख्या हम बोल सकते थे। क्या? तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये प्रत्येक परिमेय संख्या यानी ये परिमेय तो है लेकिन पूर्ण नहीं है ना, पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, देखो पूर्ण संख्या में देखो मतलब 0 1 2 3 4 है ना, पूर्ण संख्या में ये है, लेकिन दशमलव में दिख रहा है कहीं पर? है नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो तीसरा कथन भी तुम्हारा असत्य है। ठीक है,